बिल्कुल धन्यवाद। एक कटु सवाल है, चूंकि आप अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, एमएलसी हूँ, एमएलसी यानी प्रतिनिधि मानते हैं अपने आप को, मैं एक कार्यकर्ता मानती हूँ। तो प्रतिनिधि में एक जाति विशेष की मुद्दा क्या अनिवार्यता है? आपने जो बात कही है तो बहुत मजबूती से और जिम्मेदारी से यहाँ आपके चैनल पे कह रही हूँ, जो वायरल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जब जब चुनाव का वक्त आता है तो समीकरण जात पे क्यों बनता है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, ये जनता को जानना है। बताएं, ठगे हुए महसूस कर जाते, इसकी गारंटी आप कैसे देंगे? हर कोई व्यक्ति बॉन्ड पेपर लेके आता है, लेकिन कोर्ट में केस आज तक नहीं होता है। पत्रकार इस तरह की तकनीक को चाचा जी का रिकॉर्ड करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है और तमाम प्रतिनिधि जो हैं अपने जनता के पास अपने उम्मीदवार के समर्थन में लुभावने वादे भी कर रहे हैं और वादों का जो है इंतजार जनता भी कर रही है। उसी क्रम में हमारी उपस्थिति खगड़िया प्रखंड के भदास पंचायत गांव में है और यहाँ पर पटना की एमएलसी हैं अनामिका पटेल जी हैं और भदास पंचायत की जनता से समर्थन मांगने आए हैं अपने उम्मीदवार राजेश वर्मा जी के अपेक्षा में। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खगड़िया आप आए और इस क्षेत्र में जनता से मिले, क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। मैं खगड़िया पहले भी आई, हमारे बड़े भाई जोगिंदर भैया जी और भी कई भाई हैं हमारे। पटेल जागृति मंच ने मुझे, जब मैं एमएलसी बनी तो उसके बाद मुझे आमंत्रित किया था बहुत स्नेह सम्मान और आदर के साथ। तो मैं पहले भी खगड़िया आई हूँ और जब मैं एमएलसी बनी थी तभी मैंने खगड़िया से एक बहुत लगाव महसूस किया था और मैंने तय कर लिया था कि मेरे विकास की प्राथमिकताओं के जो जिले में होगा वो खगड़िया ही। तो आज मैं जो आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ। आप जिस तरह आपने जो कहा, निसंदेह राजनीति के हिसाब से आपने कहा, मैं अपने परिवार के लोगों से, पटेल समुदाय के लोगों से बात करने आई हूँ। उन्हें कहने आई हूँ कि वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो वीर शिवाजी के वंशज लोग हैं, वो पटेल, हमारे जो सरदार पटेल हैं उनके, हमारे पूर्वज रहे उनके वंशज हैं। तो हम लोग बहुत राष्ट्रवादी विचारधारा से भरे हुए लोग हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 400 पार कराने के लिए खगड़िया की जीत को सीट बना के बहुत अच्छे बहुमत से जिताकर आगे ले जाए। राजेश वर्मा जी जैसे कर्मठ, एक जिम्मेदार व्यक्ति उसको अपना सांसद चुने और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार की जो विकास की रफ्तार रहेगी उसको तेज करे। बिल्कुल धन्यवाद। एक कटु सवाल है, चूंकि आप अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, फिर से आप अभी किस पर? एमएलसी हूँ, एमएलसी यानी प्रतिनिधि मानते हैं अपने आप को? मैं एक कार्यकर्ता मानती हूँ, एक जनसेवक मानती हूँ आपको। निस्संदेह मैं आपको, अगर आप अगर एमएलसी होने के नॉर्म्स आपने पढ़े होते तो मैं एक प्रतिनिधि ही हूँ, क्योंकि जिन विधायकों को आप चुनते हैं वो विधायक मुझे चुनते हैं, तो मैं प्रतिनिधि तो हो ही जाती हूँ। उसी बात कर तो प्रतिनिधि में एक जाति विशेष की मुद्दा क्या अनिवार्यता है? देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बोलना चाहूंगी आपकी बात को कि अगर हम जाति विशेष की बात करते हैं तो मैं इसमें ये कहाँ कहती हूँ कि मैं दूसरी जाति से प्रेम नहीं कर रही हूँ। आप बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे थे और अभी भी सुन लीजिए। अगर मैं अपने बेटे को प्यार कर रही हूँ तो मैं अपने भतीजे को प्यार नहीं कर रही हूँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ये बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। आप मेरा जवाब सुनिए। जिस भाई के लिए मैं गारंटी मांगने आई हूँ, क्या वो राजेश वर्मा मेरी जाति के हैं? जिनकी मैं गारंटी लेकर आई हूँ और मैं कहने आई हूँ कि एक एमपी के साथ एक एमएलए भी आपको मिल रही है, एमएलसी मिल रही है आपको विकास करने के लिए, क्या वो मेरी जाति के हैं? क्या वो मेरी जाति के हैं? पटेल, सुन लीजिए, वीर शिवाजी जो थे, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो पत्रकार महोदय, बुद्धिजीवी हैं, आपको पता होना चाहिए, वीर शिवाजी जो थे वो हिंदुत्व के घोतक थे। जब अंतिम सांसें गिन रहा था, कर रहा था हिंदुत्व, उस समय उन्होंने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया था। अगर वो नहीं होते तो मुश्किल होता है कि आज हमारे जो नाम है वो हमारे नाम भी नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने जो बात कही है तो बहुत मजबूती से और जिम्मेदारी से यहाँ आपके चैनल पे कह रही हूँ, जो वायरल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी पटेल समुदाय की बेटी हूँ, बहू हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए अड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, जीऊंगी और मरूंगी। उसके साथ ही इस बिहार के हर व्यक्ति के लिए जीऊंगी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने तो लव कुश की भी बात की थी। तो निसंदेह जहां बैठूंगी मैं उनकी बात करूंगी और ये मेरा परिवार है। कोई भी, ये मनुष्य का स्वभाव है, कोई भी अपने परिवार से ज्यादा प्रेम करता है, पड़ोस के लोगों से थोड़ा कम प्रेम करे। आप सोचेंगे, आप सोचेंगे पत्रकार महोदय, ये प्रश्न उनसे पूछिए। आप उनसे पूछिए जो जाति की बात करते हैं और उस पप्पू यादव जी को हराने में पूरी ताकत लगा देते हैं, वो उन्हीं की जाति का व्यक्ति है। मैं तो राजेश वर्मा जी की गारंटी लेके आती है पटेल बहन, मैं तो सरदार पटेल की वंशज हूँ, मैं तो उनकी गारंटी लेके आती हूँ राजेश वर्मा की, जो मेरी जाति के नहीं है। बिल्कुल धन्यवाद। और मैं आपकी भी गारंटी लेती हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप मेरी जाति के नहीं है। मैं बता दूं कि राजेश वर्मा जी एक
बनिया समुदाय से हैं, जी ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी कास्ट हो, और आप एक पटेल समुदाय से हैं, जी। कोई दिक्कत ना, आप उसके समर्थन में बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जब जब चुनाव का वक्त आता है तो समीकरण जात पे क्यों बनता है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, ये जनता को जानना है, बताएं। अगर आपकी बात जो है अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे आपके प्रश्न को तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो जो राजेश जी आए हैं वो जातीय समीकरण के हिसाब से तो आए ही नहीं। ठीक। बिल्कुल जातीय समीकरण के नहीं, हिसाब से वोट नहीं। का जो रहता है वो जातीय समीकरण पे रहता है। आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बार बार पटेल बोल दे रही हूँ ताकि आपको लगे कि मैं डरी नहीं थी पटेल बोलने में, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना कि जिनके लिए जाति का मतलब होता है कि जो कहते हैं कि हम वाई समीकरण को साधते हैं, तो उस पप्पू यादव को हराने के लिए वो ये कह देते हैं कि एनडीए को जिता दीजिए, उनसे जाके पूछिए। वाह, ये पटेल की बेटी तो अपने सुनार भाई के लिए खड़ी हुई है। मेरा उनसे पुराना संबंध है, मेरा भाई है, तो मैं उनके लिए खड़ी हुई हूँ। एक विषय। दूसरा विषय, अगर मैं अपने पटेल समुदाय के लिए खड़ी हुई हूँ, और ये मैं जातीय समीकरण में आज नहीं आई हूँ चुनाव के समय में, अगर आप मेरी ध्यान से बात सुनेंगे, मैं तो मार्च में ही आ गई थी यहाँ पर, मेरे भाइयों ने बुलाया था, और मेरे समाज के लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊं, मेरे जीवन को समर्पित कर पाऊं, पटना में खड़े होकर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में मदद कर पाऊं, अपने उन भाइयों को, उन बच्चों को। अगर आप जानते होंगे कुर्मियों के विषय में ये भी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा इनके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, पर धन के अभाव में अगर कोई नहीं IAS PCS की दरोगा की कोचिंग पढ़ सकता तो उसके लिए यहाँ निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराऊं, खुद आके पढ़ाऊं, ये मैं करना चाहती हूँ, और ये कहने में मुझे गर्व है, कोई डर नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा ये मतलब था कि आज 50 वर्षों से लगभग से जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक, और आने वाले कितने वर्षों तक ये होता रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति तक देखिए, मैं लगभग जब भी चुनाव होता है तो जो समीकरण बनता है वो जातीय समीकरण पे ही चुनाव टिका होता है। ये हम जनता के समक्ष ये वार्तालाप करना मैं आपसे इसके चाहे बारे में कोई भी कास्ट हो, चाहे यादव को हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे बनिया हो, चाहे पासवान हो, चाहे अन्य कोई भी कास्ट। आपके मैंने सारे उदाहरण सुने, मेरी बात का जवाब सुनिए। मैं जिस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वो कभी भी जाति की, अगड़े की, पिछड़े की, स्वर्ण की बात नहीं करती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ 4 ही जातियां हैं, सुना होगा ना आपने, महिला हमारी जाति है, युवा हमारी जाति है, किसान हमारी जाति है, और जिसके पास कुछ नहीं, वंचित है, वो हमारी जाति है। तो आज इस देश का सारा सनातनी और विश्व में बैठा हुआ सनातनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हो चुका है। अब भारत में जातीयता बची नहीं। जातीयता की बात उनसे जाकर पूछिए, फिर दोहरा रही हूँ, जिनके लिए जाति को बढ़ाने का अर्थ अपनी सिंगापुर से लाके एक बेटी को, बहन को रोजगार देना है। 2 बार की हारी हुई पाटलिपुत्रा की जो हारती थी सांसद प्रत्याशी रही मीसा जी, वो राज्यसभा में है, फिर भी उनका टिकट देना है, और एक यादव भाई पप्पू यादव को हराने में सारी ताकत लगाना है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अपने पटेल समुदाय के लिए, पटेल समुदाय के लिए आप जितो और मेहनत कर रही है, अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए हर लोग मेहनत, और वो हमेशा करूंगी, चुनाव के बाद भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन बात करें चुनावी समीकरण की या चुनाव में रूपरेखा उतरने के, तो बखूबी आपको यह पता होगा, चूंकि आप बिहार के रहने वाले हैं और पटना से बिलोंग करते हैं, तो खगड़िया एक फरकिया क्षेत्र और यह 7 नदियों का क्षेत्र है। तो 7 नदियों से यह घिरा क्षेत्र पूर्व से ग्रसित है। कितना ग्रसित है बखूबी आप जानते हैं। आज तक इसका कायाकल्प नहीं हुआ है। अधिकतर सांसद आते हैं, चाहे वो निवर्तमान हो, चाहे आने वाले भविष्य में हो, चाहे जो भी तरह हो, यहाँ के लोग लगातार ठगे हुए महसूस कर जाते हैं। इसकी गारंटी आप कैसे देंगे? हर कोई व्यक्ति बॉन्ड पेपर लेके आता है, लेकिन कोर्ट में केस आज तक नहीं होता है। पत्रकार महोदय, आप कोर्ट में केस लगाइएगा अपने इसी माइक के साथ, आज तक कभी हुआ ही नहीं। पटेल की गारंटी और इन सब पटेलों की, हम व्यक्तिगत आपकी गारंटी नहीं। मोदी जी तो बोल रहे हैं 15 लाख देंगे, आज तक नहीं मिला एक फुटी कौड़ी। किसी पूर्वग्रह से ग्रसित है? नहीं, ग्रसित नहीं है। हम वर्तमान लोगों से क्यों रहेंगे? जो मुद्रा और धन के विषय में बात करें वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। नहीं तो वो गौरवान्वित महसूस करता 370 के हटने पे। एक बात बोले दीजिए मुझे, पत्रकार आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनिए। हाँ, बोलिए। पत्रकार की गरिमा रखिए, बिल्कुल, और पत्रकार की तरह जानकारी रखिए। आप 15 लाख जो जनधन योजना में धन आया उसे 15 लाख में नहीं काउंट करेंगे। जो कोरोना में जब इंग्लैंड ने, अमेरिका ने घुटने टेक दिए और जो वैक्सीन लगा, जिन संसाधनों पे हमारे देश ने पैसा लगाया, उस समय में भी घर घर अनाज पहुंचा और धन पहुंचा, उसे 15 लाख में काउंट नहीं करेंगे। 370 हटी, उसे आप 15 लाख में काउंट नहीं करेंगे। किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उसे आप 15 लाख में काउंट नहीं करेंगे। बताइए, अगर आप काउंट नहीं करेंगे। बिहार, बोलिए, हाँ बोलिए, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। उज्ज्वला में बहनों को, कभी गरीब घर की बहन सोचती थी कि गैस का चूल्हा भी हमारे पास हो।
आप तो, और इस बात पे मुझे गर्व है, हम विश्व के एकमात्र बहुसंख्यक हैं जिन्हें अपने ईस्ट की पूजा करने के लिए 500 साल लड़ना पड़ा। ये हमारे लिए शर्म की बात है, और अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आपके लिए भी शर्म की बात। बिल्कुल, देखिए इस बात से हम कहीं गुरेज नहीं करते, और आपके मुंह से ये सुनना चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि आप अपने मुंह से निकलवाएं यह बात कि 15 लाख का अकाउंट या 15 लाख का हिसाब कैसे करते हैं। क्या मुझसे निकलवाएंगे? मैं खुद बोल रही हूँ, और तो इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा हर बात। अगर सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और टोटल टेलीकास्ट होगा, हमें काटते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात 15 लाख नहीं, आप जिस तरह से मतलब इस देश के विषय में नहीं सोचते, आपका जो बोलने का तरीका था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने तिरंगे को इतना सम्मान दिला दिया कि जो पाकिस्तान में तिरंगा जलाते थे कश्मीर में, उन्हें तिरंगा लेके यूक्रेन से अपनी जान बचा के निकलना पड़ा, तब हमारे 15 लाख नहीं 100 करोड़ वसूल हो गए। देखिए जहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ये मैं भी जानता हूँ और मैं यह भी विश्वास भी करता हूँ। लेकिन अब रही कि सुने, आप तो पत्रकार हैं, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया हमारा देश और तीसरी बनने की तरफ अग्रसर है, तब भी आप धन की बात कर रहे हैं। देखिए आज आपने उस स्टेटमेंट को सुना था? आज धन की अगर बात करते हैं तो आप ही के समुदाय के, आप ही के समुदाय खगड़िया और भी ढेर सारे उम्मीदवार थे, उनको भी टिकट मिल जाता, हो सकता है उनको क्यों मिला। लोगों का कहना, मेरा ये नहीं कहना, ये लोगों का कहना है। आपने लोगों का वो कहना सुना, और जब लोगों ने कहा कि दीदी आप आई हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और राजेश वर्मा जी के लिए खड़े हुए हैं, वो भी सुन लेते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पटेल लोग हैं, हम तो राम के वंशज हैं। हमने तो बात पे वनवास ले लिया था, एक भाई ने खड़ायू की पूजा की थी और दूसरा भाई लक्ष्मण साथ में गया था, तो हम तो वो लोग हैं। अच्छा, जाते जाते एक बात, परकिया इलाका क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ पर जो किसान लोग हैं, ड्रोन की खेती कब तक ये सफलता पूर्वक कर पाएंगे, ये बता दीजिए। जाते देखिए, आपके मुंह से ड्रोन की खेती शब्द निकला, तो इसी से सोच लीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में कितनी क्रांति हो गई। मेरे दिमाग में है, ड्रोन आने की बात हो गई ना, बहुत जल्दी ड्रोन से खेती। कब तक तो आप ऐसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि कल आप कब तक इसको एडिट करके बता देंगे ना। पत्रकार महोदय, आप बहुत अच्छा करेंगे, थोड़ा धैर्य लाइए, थोड़ी गंभीरता लाइए, जानकारी को बढ़ाइए, निरपेक्ष बनिए, सापेक्ष बनिए और अच्छे बनिए। बनने के लिए आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। आप जो वार्तालाप कर रहे हैं उसमें अगर आप किसी अजनबी को सुनाइए तो समझ में आ जाएगा आप निरपेक्ष बिल्कुल नहीं है, आप सापेक्ष हैं। कैसे निरपेक्ष नहीं? ड्रोन की अगर बात करें तो निरपेक्ष नहीं है। नहीं, सुनिए, आप हमारी जनता, हमारे किसान, कभी आप 15 लाख पे कूद के पहुंच जाते हैं, फिर आपको ड्रोन याद है, तो कूदिए मत बंदर की तरह। पत्रकार की तरह कूद नहीं रहा हूँ, आप चुनावी समीकरण में है, तो यह बात करना मेरे पहले से लाजमी है। ड्रेन जब आपने कहा तो आप चुनाव में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वर्तमान स्थिति यही है, चाहे वो मुखिया का हो, चाहे वार्ड का हो, चाहे जिला परिषद का हो, तमाम तरह के आपको जानकारी होगी। तो ड्रोन आपका ये माइक नहीं है कि लेके खड़े हो जाइए। ड्रोन जब चलाना होता है तो किसान को उसका प्रशिक्षण देना होता है, और ड्रोन इतना महंगा होता है, अगर आप प्रशिक्षित लोगों से चलाएंगे तो नुकसान होगा किसान को भी। तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जब व्यवस्था की जाएगी, पूरे देश में वो चीज लागू की जाएगी, और कोई भी इस तरह की तकनीकी चीज करने में समय लगेगा। तो सबसे पहला ये कि आपके किसान भाई समृद्ध कब होंगे? हमारा प्रश्न यही था कि आपके फरकिया क्षेत्र में मकई का गढ़ है, और यहाँ के फरकिया के जो लोग हैं वो प्रत्येक साल उनके दाम से, उनके बहाव से, बाढ़ के बहाव से प्रभावित होते हैं। वो उनकी स्थिति ये हो जाती है कि कर्जा ले करके वो खेती करते हैं, और स्थिति इतनी आ जाती है कि वह कर्जा से उबर नहीं पाते हैं। तो बेचारा कब तक वो डेवलप हो जाएगा? हमारा क्षेत्र, हमारा भारत किसान पे टिका हुआ है, व्यापारियों पे नहीं टिका हुआ है। लेकिन आज किसान बदहाल है और व्यापारी आगे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, अगर देश तो आपने देखा कि किस प्रकार से एमएलसी अमेरिका पटेल सवालों से बौखला गई। इसी प्रकार से लगातार हम खबरें देखने के लिए बने रहे खलवली दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।